अच्छा जी, तो हम फाइल क्रिएट करते हैं। हमने आज रिलेशनल ऑपरेटर्स को डिस्कस करना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनाए ना बनाए कोई मसला नहीं है, बस ये स्क्रिप्टेड है, लाजमी ओपन होना चाहिए। अच्छा, अभी रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, आपको कमेंट्स याद होंगे। क्या होते हैं कमेंट्स? हम रिमेंबर करने के लिए, याद करने के लिए उसे यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई अगर फॉर एग्जांपल किसी कोड के ऊपर उन्होंने एक लाइन लिख दी कि ये फला फला चीज़ का कोड है, तो हमें याद रहेगा, ठीक है। तो उसकी हेल्प से यहाँ पे इनको मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट। एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, इन्हीं डबल फॉरवर्ड स्लैश के दरमियान आप दो स्टेरिक्स लगाते हो और यहाँ पर आप अपना कमेंट कर सकते हो, अपना जो जो भी काम है वो कर सकते हो, ठीक है। हमारा पहला रिलेशनल ऑपरेटर है ग्रेटर देन। कौन है? ग्रेटर देन। दूसरा कौन है हमारा रिलेशन ऑपरेटर? लेस देन। तीसरा है हमारा इक्वल्स टू। क्या है? लेकिन आपने कितनी मरतबा इक्वल्स टू लिखे हुए देखा यहाँ पर? ओके। फोर्थ है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू। फिफ्थ कौन सा है जी? क्या कहते हैं, क्या होगा? लेस देन इक्वल्स टू। कहा मैंने लेस देन इक्वल टू, लेकिन मैं लिख रहा हूँ लेस देन और इक्वल टू। ये और का मतलब क्या होता है बाय द वे? यानी इनमें से अगर कोई भी हो तो? अच्छा, ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स है ना, इनका एक और भी नाम है, यानी जैसे हमारे निकनेम्स होते हैं ना, इनका भी एक और भी निकनेम है। और वो निकनेम क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर। अच्छा, तो हम थे 6। ये क्या है? प्रोग्रामिंग में एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या होता है? नॉट। और इक्वल टू का मतलब है हाँ। वो इक्वल टू नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं, वो तो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, आगे हम जो पास करते हैं वो अलग है। सी एस एस में प्रोग्रामिंग, सी एस एस प्रोग्रामिंग नहीं होती, सी एस एस डिजाइनिंग होती है टोटली, ठीक है। सी एस एस बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग नहीं होती। सी एस एस अलग है, एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट अलग है, प्रोग्रामिंग अलग है और स्पेलिंग अलग है, ऐसे ऐसे। अभी आपने देखा मल्टीपल ऑपरेटर्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। कौन कौन ज्वाइन कर रहे हैं, कितने कितने टाइम में? तो इनको इम्प्लीमेंट, अच्छा एक वेरिएबल कैसे बनाते हैं? वेरिएबल क्रिएट करना होगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? बार आगे वेरिएबल का नाम, क्या नाम दे सकते हैं? कुछ भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नाम दे देता हूँ नंबर। आज मैं ये चाहता हूँ कि इनपुट जो है ना मुझे, वो यूजर दे। हम यूजर से कुछ इनपुट, हमने कहा था ना जावास्क्रिप्ट क्यों यूज करते हैं हम। मैंने आपको बताया था कि शायद हम जावास्क्रिप्ट को उतना तो कवर नहीं कर पाएंगे जितना एक, जैसे कहते हैं ना, एक अच्छा खासा टाइम लगा के आप कवर कर लोगे, लेकिन एटलीस्ट इंटरेक्शन तो सीख पाओगे ना। अभी मुझे यूजर से इंटरेक्ट करना है। यूजर से इंटरेक्ट ऐसे होगा कि हम अगर कोई फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेटर क्रिएट कर रहा हूँ तो इनपुट तो यूजर देगा ना मुझे, सही है ना भाई? क्या करें? एक, देखो,
फंक्शंस एक टर्म होती है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन का मतलब ये होता है कि आप एक ब्लॉक ऑफ कोड बना दो, यानी 4-5 लाइंस लिख दो और उसको ना एक ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर रख दो और उस ब्लॉक ऑफ कोड का एक नाम सेट कर दो। अब जब भी आप उस ब्लॉक ऑफ कोड को कॉल करोगे ना, तो क्या होगा, वो जो फंक्शनैलिटी है ना वो कॉल हो जाएगी। ठीक है, आप एक ब्लॉक ऑफ कोड बनाओ। ठीक है, आप एक फंक्शनैलिटी बनाओ। ठीक है, उसे एक ब्लॉक ऑफ कोड में रख दो, एक बॉक्स टाइप का है उसमें आप रख दो। अब जब भी आप उस ब्लॉक ऑफ कोड को कॉल करोगे ना, तो जो आपने फंक्शनैलिटी बना के रख दी होगी ना 4-5 लाइंस के कोड की, इवन ये 4-5 लाइंस नहीं होता, यूजुअली ये ज्यादा ही होता है, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। जितनी भी लाइंस का कोड आपने एक बना के रख दिया, अब आप जब भी उसे कॉल करोगे तो क्या होगा, वो सारा का सारा कोड कॉल हो जाएगा। आपको बार बार वो लाइंस रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी, बार बार वो कोड याद नहीं रखना पड़ेगा, बार बार वो कोड रिपीट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इससे दो चीजें होती हैं, एक तो डुप्लीकेशन से बचते हो और एक रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड होती है, यानी आप किसी भी कोड को रीयूज कर रहे हो। एक ही मरतबा आपने कोड किया है, आप उसे मल्टीपल टाइम्स यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये होता है फंक्शन। फंक्शंस ना दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्री डिफाइंड और एक होते हैं यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड का मतलब आप लोगों को अंदाजा है, कोई सुन के लग रहा है क्या होता होगा ये? यानी वो फंक्शंस जो कौन बनाता है, मैं और आप यूजर्स। और जो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के, अभी हमने जावास्क्रिप्ट की बात कर ली तो जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, अगर हम HTML CSS की बात कर रहे हैं तो हम HTML CSS की बात कर रहे हैं, अगर हम PHP की बात कर रहे हैं तो हम PHP की बात कर रहे हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब क्या होता है कि यानी ये जो फंक्शन बनाया गया है ये इस प्लेटफॉर्म की तरफ से बनाया गया है। यानी अगर मैं अभी कोई फंक्शन यूज करूंगा तो वो किसने बनाया है, वो जावास्क्रिप्ट ने बनाया हुआ है पहले से। तो यहाँ हम एक फंक्शन यूज करेंगे जो अपने पास एक वैल्यू लेता है, कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी आप उसमें टेक्स्ट पास कर सकते हो। ठीक है, इसका नाम होता है प्रॉम्प्ट। क्या नाम होता है इसका? prompt। जब सूरज आता है, रोशनी आती है सामने, है ना? जब बारिश होती है तो पानी आता है ना? ऐसे ही जब सूरज हमें नजर आता है तो बारिश होती है। ठीक है, अच्छा, आपने स्मॉल ब्रैकेट्स देख रहे हो क्या आप, नीचे लिखे हुए आ रहे हैं ना? एक क्वेश्चन पूछता हूँ, लंदन में रेड कलर की डबल डेकर बस चलती है, उसका कलर क्या होता है? ऑरेंज। कैसा है साकिब? ऑरेंज कलर की होती है, रेड कलर की होती है ना? ऐसे ही जब भी आप कोई फंक्शन मेंशन करोगे यहाँ पर, तो आपने क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट्स लाजमी लगाने हैं। ठीक है, जैसे हमारे लिए सांस लेना जरूरी है ना, ऐसे फंक्शन के लिए स्मॉल ब्रैकेट जरूरी है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सही। अभी मैं आप लोगों को वजह नहीं समझा सकता क्योंकि अभी हम इतना आगे नहीं आए। अगर हम फंक्शंस को कवर कर पाए ना अपनी क्लासेस में, जो कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम एटलीस्ट थोड़ा तो कर लें, तो जरूर आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है, ये कर क्या सकता है, यानी ये इतना पावरफुल होता है। इसके अंदर हम वो चीज पास कर देंगे तो हम यूजर को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं प्रॉम्प्ट के अंदर। तो मैंने कहा भाई, एंटर अ नंबर, दैट्स वेरी गुड। बार बार कौन लिखे? कुछ भी, यहाँ पे तक ही भी आ सकता था। ठीक है, ये रैंडम नेम किया है हमने, रैंडम नेम सेट किया हुआ है, आप कोई भी नाम सेट कर सकते हो। चेंज कर दिया। अब मसला, जस्ट एक वेरिएबल है। वेरिएबल का काम क्या है, अपने अंदर वैल्यू को होल्ड करना। वेरिएबल मेमोरी के अंदर मौजूद, जो आपकी मेमोरी के अंदर जो वैल्यू पड़ी होती है ना, ठीक है, उस मेमोरी को किसी भी नाम से आइडेंटिफाई करने वाला आइडेंटिफायर होता है। क्या होता है वेरिएबल? जो मेमोरी में जो डाटा होगा ना, उस डाटा को किसी भी नाम के साथ आइडेंटिफाई करने वाला आइडेंटिफायर होता है वेरिएबल। ठीक है, जैसे अभी, या ये कह लो कि ये एक तरह का कंटेनर है जिसके अंदर हम कोई वैल्यू होल्ड करवा सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं, बस इतना काफी है। ठीक है, दो वेरिएबल हैं, एक ए है और एक बी है। मैं क्या चाहता हूँ, दोनों के दरमियान कंपैरिजन करवाना चाहता हूँ। दोनों के दरमियान कंपैरिजन कैसे होगा, अपने साथ से अटेंडेंस मार्क करते जाएं। कंपैरिजन कैसा होगा, हम एक थर्ड वेरिएबल बनाकर उसमें कंपैरिजन का रिजल्ट स्टोर करवा देंगे। ऐसा कर लेना भाई। मैंने कहा var c
इक्वल्स टू ए ग्रेटर देन बी। यहां तक मसला कोई? हमने कहा ए जो है वो बी से बड़ा है, क्या ऐसा ही है? कैसे पता? ग्रेटर देन की साइन लगी हुई तो हमने कहा भाई ए बी से बड़ा है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि अभी तक ए और बी को वैल्यू असाइन नहीं की गई है। जब ए और बी को वैल्यू असाइन कर दी जाए उसके बाद हमारा काम बनता है सोचने का कि हाँ यार नहीं नहीं सही कह रहे हैं, वो सॉरी वैल्यू असाइन कर दी जाए उसके बाद हम सोचते हैं हाँ यार वैल्यू असाइन कर दी है, इसका मतलब वाकई में ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से, या बी जो है वो ग्रेटर देन है ए से। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है? अच्छा, मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर या अलर्ट के अंदर या जैसे भी होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैं प्रिंट कर देता हूँ कि ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। कॉन्कैटिनेशन क्या होती है याद है आपको? कॉन्कैटिनेशन याद है आप लोगों को किसी को? जब यहाँ प्लस का साइन लगा के साथ में वेरिएबल लिख लिया करते थे, याद आया किसी को? हमने क्या किया था लास्ट क्लास में, हम एडिशन कर रहे थे, हमने साथ में प्लस का साइन लगा के वेरिएबल को लिख लिया था यहाँ पर। इसे कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। यानी जब भी आप किसी स्ट्रिंग को, ये स्ट्रिंग है ना जो डबल कोट्स में, स्ट्रिंग को आप वेरिएबल के साथ मेंशन करना चाहते हो तो आप ये जो प्लस का साइन लगाते हो, यहाँ पे जो कॉमा लगाते हो, हमने कॉमा भी लगा के देखा था कि जावास्क्रिप्ट में कॉमा भी लग सकता है। इसे क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या? कॉन्कैटिनेशन। क्या कहते हैं इसे? आवाज नहीं आ रही। कॉन्कैटिनेशन कहते हैं इसे, ठीक है? इसको बी सेट कर दो, देख लेते हैं, प्रिंट करके देख लेते हैं, देखते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट तक वैल्यू पहुंच गई, इधर पीछे दे दो, तब की हो गई अटेंडेंस 25 प्लस 40, यानी 25 पहली वैल्यू, 47 दूसरी वैल्यू, 25 भी आ गई। और लेकिन दोनों के दरमियान लाइन ब्रेक नहीं हो रही है। लाइन कैसे ब्रेक करेंगे भाई? बी आर ऑब्वियसली। uh, 25 और 32। ओ सॉरी, सही है। तो ए की वैल्यू 25 और बी की वैल्यू क्या है? 32। अब हमें कंपैरिजन क्रिएट करना है। क्यों एब्सेंट थे? क्या लिखा हुआ है? मैंने सी प्रिंट किया है, सी के अंदर ए और बी के कंपैरिजन का रिजल्ट स्टोर हो रहा है। आप लोगों ने देख लिया था ना, सी इक्वल्स टू ए और बी का कंपैरिजन। तो इसका मतलब क्या है कि सी के अंदर क्या स्टोर हो रहा था? जो भी रिजल्ट है ना इनकी कंपैरिजन का, अब वो ट्रू है या फॉल्स है। अच्छा, एक और बात, अगेन वही जैसे लंडन में रेड कलर की डबल डेकर बस, सिलिकॉन कलर क्या होता है? रेड। ऐसे ही कंपैरिजन ऑपरेटर जब भी अपने इर्द और गिर्द दो ऑपरेंड्स को देखते हैं ना, ठीक है, मैंने कहा 2 इज ग्रेटर देन 4, तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है इसके अंदर? ग्रेटर देन का साइन, ठीक है? ग्रेटर देन का साइन कहता है कि इन दोनों के कंपैरिजन के बाद रिजल्ट 6 तो आएगा नहीं, कोई ना कोई रिजल्ट मुझे देना पड़ेगा ना भाई। ऐसे ही है ना, दो नंबर्स के दरमियान या दो वैल्यूज के दरमियान जब कंपैरिजन होता है तो कोई ना कोई रिजल्ट देना पड़ता है ना हमें। वो रिजल्ट ना सिर्फ दो वैल्यूज के अंदर आ सकता है।
मैं सिर्फ जावास्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। वो रिजल्ट कितनी कितनी वैल्यूज के दरमियान आ सकता है? सिर्फ ओनली 2। वो कौन कौन सी है? वो है या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है, यानी बुलियन एक्सप्रेशन। क्या? बुलियन एक्सप्रेशन, या कह लो कि एक बुलियन वैल्यू आ सकती है, ठीक है। बुलियन का मतलब क्या होता है? ट्रू या फॉल्स, यानी ये बुलियन है, ये ट्रू और फॉल्स है, ऐसे। सही। ऐसे देखो बात एक ही है, ठीक है, बुलियन या ट्रू फॉल्स एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, या अच्छा अभी यहाँ पे तो ट्रू फॉल्स प्रिंट हो रहा है। आप पीएचपी के अंदर जाओगे, वहां जीरो और वन आ जाता है। किसी और लैंग्वेज में जाओगे, वहां पर भी ट्रू और फॉल्स आ सकता है। किसी और लैंग्वेज में जाओगे तो फिर दोबारा वहां पे आपको नजर आएगा फॉल्स की जगह जीरो आता है और ट्रू की जगह क्या आता है? वन। ठीक। मसला यहाँ तक? 25 31 से छोटा है, लेकिन क्या 25 ग्रेटर देन है 31 से? मैं क्या कह रहा हूँ, ए इज ग्रेटर देन बी। ए के अंदर 25 और बी के अंदर क्या है? 31। तो मैं गलत कह रहा हूँ ना? ए इज लेस देन बी। अब ट्रू प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि 25 वाकई 35 32 से छोटा है, स्मॉलर नंबर है। नहीं आई ना? आर्यन नहीं आई ना समझ में? पक्का? दे दूं टास्क, दे दूं? कर लोगे? देख लो, मुश्किल टास्क दूंगा मैं। ये लो कोड। हाँ भाई, अयान और अधान टास्क मिल जाए फिर, क्या ख्याल है? देखा। टास्क दे दूं फिर? दे दे सर, हमें तो पता भी नहीं है क्या पढ़ा रहे हैं। हैं, दे दे टास्क। चलो थोड़ी देर बाद। अब यहाँ पर जैसे हमने ग्रेटर देन को सेट किया, लेस देन को सेट किया, आप ग्रेटर देन और इक्वल टू सेट कर सकते हो। वैल्यू आएगी 25 और 32 ही। क्या 25 32 से बड़ा है? क्या बराबर है? नहीं, दोनों में तो कुछ भी नहीं है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी? अब 32 ए में है और 25 बी में, क्या 32 25 से लार्जर नंबर है, ग्रेटर नंबर है? यस। क्या 32 इज इक्वल टू 25? नहीं। दोनों में से एक ट्रू हो रहा है ना, लेकिन एक फॉल्स हो रहा है। लेकिन कंपैरिजन या जो रिलेशन ऑपरेटर होते हैं इसके अंदर, अगर दो नंबर्स के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है तो दोनों में से एक का कंपैरिजन हो रहा है ना, अगर दो ऑपरेटर है यानी दो का कॉम्बिनेशन है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो दोनों में से एक कंपैरिजन का ट्रू होना काफी होता है रिजल्ट को ट्रू करने के लिए, ठीक है। हमने लिखा कैसे? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यानी या तो ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल हो। ये देखो, अभी कैसा? सेम ये लेस देन के लिए करोगे। अच्छा, फिर फॉर एग्जांपल हमने इक्वल इक्वल टू सेट कर दिया। इक्वल इक्वल टू क्या चेक करता है? आपस में इनकी वैल्यूज बराबर है या नहीं। अगर तुम लिखोगे ना a इक्वल्स टू बी, तो क्या होगा? b की वैल्यू उठ के a में चली जाएगी। अगर तुम लिखोगे ना a इक्वल इक्वल टू b, तो क्या होगा? a और b के दरमियान वैल्यूज चेक होंगी किसकी वैल्यू ज्यादा बराबर है या नहीं है, ठीक है। इसलिए a इक्वल्स टू b से क्या होगा? उठ के b की वैल्यू a में चली जाएगी, यानी राइट साइड वाले की वैल्यू उठ के लेफ्ट साइड में चली जाएगी, ठीक है। चाहे राइट साइड पे चाहे कोई भी हो, उसकी वैल्यू उठ के लेफ्ट साइड में चली जाएगी अगर एक इक्वल्स टू हुआ। अगर तो मल्टीपल इक्वल टू हुए तो क्या होगा? कंपैरिजन होगा। सही। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एनी इश्यूज? पक्का? आर यू गाइस श्योर?
आती है हमारे पास कंडीशंस। ये कंडीशंस क्या होती हैं? क्या होती है कंडीशन? ये कंडीशन होती है कि बेटा अगर तुम्हारे जो है ना वो एग्जाम्स के अंदर 90% मार्क्स आ गए ना, तो हम तुम्हें फला फला चीज गिफ्ट करेंगे, ABC आइटम गिफ्ट करेंगे। ऐसा होता है? किस किस के साथ होता है ऐसा? मिलता कुछ नहीं है, शिकायत है। नंबर बता दो पेरेंट्स का, हम ये वाली बात आगे फॉरवर्ड कर देंगे, भाई वो कह रहे हैं मिलता कुछ नहीं है। ठीक है, तो खैर साकिब वो कह रहे हैं कि मिलता कुछ नहीं है, लेकिन अम्मा अब्बा वादे बहुत करते हैं। वो 1% से भी कम रह जाए तो अब्बा बोलते होंगे बेटा अब 1% कम है तो देखो मैं वादा पूरा करना चाह रहे थे लेकिन तुम्हारी परसेंटेज एक कम आ गई। खैर, तो ये बात तो ऐसे ही मजाक के तौर पे की थी, लेकिन कंडीशन में क्या होता है, आप सामने वाले को बताते हो भाई अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको फला फला चीज दूंगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप कर सकते हो। हमने कहा कि अगर अयान और अजान जो है ना वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते रहे, ठीक है, तो हम इनका सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, वरना इनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ये हो सकता है। हमने कहा अगर तो बेटा आप 1 बजे तक आ गए क्लास में, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझसे साकिब ने कहा कि सर मुझे जो है ना वो आप फ्लेक्स बॉक्स अगर रिवाइज करवा दें तो अच्छा हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अगर आप 1 बजे तक आ गए क्लास में तो मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, वरना नहीं। ठीक है, अगर मैं इसको इंग्लिश में कहूँ कि साकिब इफ यू विल अराइव बाय 1 तो आई विल रिवाइज द टॉपिक, सो या देन आई रिवाइज द टॉपिक, अदरवाइज नथिंग। यही सेंटेंस है, ऐसे ही कहता है ना इसको। भाई मेरी इंग्लिश कमजोर है इधर। कौन है हमारे ओ लेवल वाला, कौन है यहाँ पर? कोई था ना ओ लेवल वाला? हाँ, ओ लेवल वाला मुझे करेक्ट करे। मैंने साकिब से कहा साकिब इफ यू विल अराइव बाय 1 इन द क्लास आई विल रिवाइज यू द टॉपिक, अदरवाइज नथिंग। मतलब क्या है इसका? अगर तुम आ गए 1 बजे तक तो मैं टॉपिक रिवाइज करवा दूंगा, वरना नहीं। अगर मैं इसको प्रोग्रामिंग में आपको लिख के दिखाऊं तो आप ये देखें। ओहो, हम चले गए बैंक अकाउंट पर, हमारे मासूम बच्चे थे, ठीक है, तो बैंक वालों ने कहा भाई कितने साल के हो? मैंने कहा सर मैं 20 का है। तो मैंने कहा मैं 20 का। अरे मासूम बच्चे तो नहीं रहे, सेम तुम्हारी वाली बात। मैंने कहा नहीं नहीं मैं 20 का नहीं, मैं हूँ 2020 का। उसने कहा अच्छा तो तुम 3 साल के हुए। मैंने कहा मेरा अकाउंट खोल दें। तो उसने कहा बेटा अभी आपका अकाउंट नहीं खुलता, आप पहले 18 साल के होकर आए फिर आपका अकाउंट खुलेगा। 18 ईयर्स हमारे लिमिट है ना यूजुअली, 15 या 18 तक लिमिट है। उसके बाद जो है ना वो हमारी क्लास में चले गए, अलियान चले गए। अल्लाह ने बोला सर मेरा अकाउंट खोल दें। उन्होंने कहा बेटा आपकी एज क्या है? उन्होंने कहा सर मेरी एज है कितनी एज है? 15। सर मेरी एज है 15 ईयर्स। तो उन्होंने बोला बेटा अभी थोड़े बड़े होकर आओ, 3 साल और हैं, ठीक है, अगर तुम 3 साल का 1 साल में बड़े हो सकते हो, बॉर्नवीटा पीकर आ जाओ, हम अकाउंट खोल देंगे। ठीक है, ये 1 साल बाद चला गया, कह रहा है मेरी 16 ईयर्स हो गई, कह रहे नहीं बेटा 18 साल के हो गए आना, फिर अकाउंट खुलेगा। सेम चल रहा है। 18 का जैसे ही बंदा वहां पहुंचा ना, मैं पहुंच गया वहां पे। मैंने कहा भाई मेरा अकाउंट खोल दो। कह रहे कितने? मैंने कहा मेरी एज है तकरीबन जो है ना वो 23 है, तो अकाउंट खोल दो मेरा। तो उसने बोला अरे सर आपके लिए तो हमने बैंक बनाया है, आप आए पेपर आपके नाम करवाता हूँ मैं, मसला नहीं है, अकाउंट आपका मसला नहीं है। तो हम पहुंच गए, अकाउंट खोला, पैसे वैसे अकाउंट में रखवा दिए, अमीर हो गया मतलब बहुत। सही है। उसने पूछा, मैं गया बैंक के बाहर, उसने कहा सर इफ यू आर अबव 18, ठीक है, यू कैन कम इन एंड हैव एन अकाउंट इन दिस बैंक, अदरवाइज सर आई एम रियली वेरी सॉरी, यू कैन नॉट ओपन दिस, यानी वी कैन नॉट ऑफर एनी अकाउंट फॉर यू या टू यू। ठीक है, हम कुछ गलत तो नहीं बोले इंग्लिश में? ब्लंडर तो नहीं मारा कुछ? ठीक है, हमने कहा कि भाई अगर तुम 18 साल से बड़े हो तो तुम्हारा अकाउंट अभी अभी चलो अंदर अकाउंट खुलवाते हैं, वरना माजरत के साथ हमारा बैंक आपको अकाउंट ऑफर नहीं कर सकता। इसको हम प्रोग्रामिंग में लिखते हैं। ठीक है, हमने पहले यूजर से उसकी एज पूछी। कैसे पूछी? यूजर इनपुट के थ्रू। यूजर आया, हमने कहा एज क्या है? उसने कहा एज इक्वल्स टू, अच्छा एज तो यूजर इनपुट से ले रहे हैं ना हम, तो प्रॉम्प्ट लगा देंगे। प्रॉम्प्ट कौन सा मेथड है, क्या करता है ये? यूजर से इनपुट कलेक्ट करता है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट ना यूजर से स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर लेता है, यानी स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट फॉर्म में लेता है। ठीक है,
अब कन्वर्ट तो कर लेता है लेकिन कभी कभी कन्वर्ट नहीं कर पाता, तो वहां पर फिर हमें थोड़ा सा अपनी हेल्प करनी पड़ेगी, इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे हम इसकी हेल्प करेंगे। बहरहाल प्रॉम्प्ट एंटर योर एज, मैंने कहा अभी अभी मसला ही नहीं है। अब हम एंटर कर रहे हैं, वहां पे प्रोसेस चल रहा है। इसने कहा अगर, इसने कहा सर अगर आपकी एज बड़ी है या बराबर है किससे, 18 साल से, देन वेलकम टू आवर बैंक सर। अगर आपकी एज ग्रेटर देन है या बराबर है 18 के, तो वेलकम टू आवर बैंक सर। वरना यानी एल्स, एल्स का मतलब क्या होता है भाई, वरना। भाई मैंने सिर्फ मैट्रिक तक की इंग्लिश मुझे आती है सही से, मुझे उसके बाद की इंग्लिश नहीं आती, तो मैं इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ। वरना क्या लिखा हमने, वरना हम आपको अकाउंट ऑफर नहीं कर सकते। एंड प्लीज गेट आउट। गार्ड था ना बैंक के अंदर का वो अकाउंट ऑफिसर थोड़ी था, गार्ड था। उसने पहले गार्ड सर देखा आप 18 साल के हैं, उन्होंने नहीं। सर ओके आप प्लीज जा सकते हैं, प्लीज रास्ता जो वापसी का है वो यहाँ से, प्लीज गेट आउट। इस तरह उसने बोला, तो प्रोग्राम में तो ला नहीं सकता। तो हमने कहा 20, बैंक ने कहा भाई आ जाओ। हमने कहा 16, बैंक ने कहा वापसी का रास्ता यहाँ से। ठीक, इसके अंदर कुछ भी समझ में नहीं आएगा अभी आप लोगों को, पक्का। अच्छा अभी यहाँ पर एक और बात आ गई, बात ये आ गई कि हमने कहा कि भाई अ, मुझे अपने बचपन का याद है, हम स्कूल में थे तो हमारे स्कूल में ना एचबीएल वाले आए थे, तो वो 13 साल से ऊपर के बच्चों का भी अकाउंट खोल रहे थे, 13 ईयर से ऊपर का ना। वो चाइल्ड अकाउंट था, यंग सेवर्स के नाम से अकाउंट था वो। मुझे याद है हमारा वो अकाउंट लगा था, हमने स्टिकर अपनी गाड़ी के शीशे पे लगा दिया था, वो साइड साइड मिरर पे ना, विंडो वाला जो ग्लास होता है उसके ऊपर लगा दिया था। बस ठीक ठाक हमें डांट वाट पड़ी थी, क्या कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, शौक शौक में कि हम दूसरे लोग अपनी गाड़ियों में लगाते हैं, हम भी अपनी गाड़ी पे स्टिकर लगाएंगे, तो हमने स्टिकर लगा दिया था वो। तो उस वजह से मुझे काफी याद रहेगा वो ना, कि हमने ये हरकत ये वाली की थी। अच्छा मैंने कहा एचबीएल वाले आए हैं हमारे पास, हम एचबीएल चले गए, और हम मासूम बच्चे 13 साल के हो गए हैं, और हम अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं कि हम एक एक रुपया जोड़ जोड़ कर आगे पूरा महल खरीदें। ठीक है, तो हमने हमने भी अपनी एज डाल दी। अब बैंक वालों ने कहा चलो बेटा हमने तुम्हारे लिए भी काम किया यहाँ पे, अगर तो 18 से बड़ी हमने एज ली। इसने कहा अगर आपकी एज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होती है किससे, 13 से, यहाँ तक मसला 14 ईयर्स दे दी। We can offer you child account, we can't offer you account। हमने क्या किया, 14 साल की एज डाल दी, ना 13 ना 15, 14 ईयर्स की एज हमने यहाँ पर एंटर कर दिया। हम भाई 14 ईयर्स के हो गए, अलियान से 1 साल छोटे हैं, अभी मासूम बच्चे हैं।
हमारा यंग सेवर अकाउंट खोल दो भाई, चार्ट अकाउंट खोल दो, तो बैंक ने कहा कि आ जाओ बेटा, मसला नहीं है। पहले बैंक ने कहा कि आओ अकाउंट खुलवा लो, फिर बैंक के गार्ड ने दूसरे वाले ने कहा दूसरा देखो बाहर का रास्ता बोला, शाबाश निकलो, उसने दोबारा बाहर निकाल दिया। अभी समझ में नहीं आ रहा क्या रीजन है, ठीक है। अब कैसे इसको रिजॉल्व करें? ये कंडीशन अगर यहाँ पर मतलब टिल द वेरी एंड ऑफ दिस वर्ल्ड भी रहेगी ना, अगर मतलब इस दुनिया के आखिरी तक, तब भी ये कंडीशन यही प्रिंट करके देगी आपको। क्या रीजन है? ये एक कोई भी एरर नहीं है, ये एक लॉजिकल एरर है। ये कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, कोई हमने मिस्टेक नहीं की है, ये एक लॉजिकल एरर है। लॉजिकल एरर नहीं है, बेसिकली ये जो इफ एल्स का मामला है ना, एल्स जो है ना, एल्स वो क्या करता है, वो देखता है कि हमने कितनी एज डाली थी, 14। 14 किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, 13 से लेकर 18 से पहले पहले तक का। इन्हें 18 तक, इवन 18 से ऊपर की चीज को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा वो कह रहा है अगर 13 साल से बड़े हो तो भाई हो जाएगा, 18 साल पहले कह रहा है 18 साल से बड़े हो तो हो जाएगा, है ना। तो हमने कहा ओके, हम चलते रहे। अगर मैं आपको लाइक एक स्टॉप है, 3 स्टॉप्स हैं, ठीक है। पहले स्टॉप पे हमने चेक किया भाई 14 इयर्स की एज है, हाँ भाई ओके आपका अकाउंट खोल। दूसरे स्टॉप वाले ने बोला भाई क्या हुआ, मैंने कहा चेक करो भाई 18 से बड़ी है, कह रहे 18 से बड़ी तो नहीं है। उसने बोला ठीक है 14 से बड़ी नहीं है, आप अकाउंट नहीं खोल सकते। मैंने कहा ये क्या, कह रहे 18 से बड़ी नहीं है ना, एल्स खुद ही सामने आ जाएगा। हमेशा याद रखो, अगर यहाँ पर 2 लाख, 5,000, 10,000, 20,000, 1, 2, 3, 4, 8, 10 कितने भी इफ लगे हुए हों एक एल्स से पहले, एंड में एक एल्स हो और उससे पहले कितने भी इफ लगे हुए हों, ठीक है, तो हमेशा अगर तो एल्स से पहले वाला इफ सेटिस्फाई ना हुआ तो एल्स एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जो पहले वाला इफ है ना, इमीडिएट पहले वाला इफ कौन सा वाला है, 18 साल से बड़ा वाला, अगर तो वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो क्या एग्जीक्यूट होगा, सिर्फ एल्स भी एग्जीक्यूट होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका जो जो सेटिस्फाई हो गया। अभी कितने इफ है, 2 इफ है यहाँ पर, ठीक है। पहला वाला इफ सेटिस्फाई भी हो रहा है, दूसरा वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा ना, तो खैर हो गई, है ना। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि एल्स से पहले वाला इफ ही तो दूसरा वाला इफ है और वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो एल्स क्या बोलेगा भाई, क्योंकि ये इफ सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो इसलिए मुझे मैदान में आना पड़ेगा। सही, ये कोई मिस्टेक नहीं है, बल्कि ये आप कह सकते हैं एक लॉजिकल एरर है। हमने कोई मिस्टेक नहीं की अपनी तरफ से, लेकिन हमने फायदा उठाया इफ एल्स के इस सिंटेक्स से। ये होता ही इस तरह से, ये लिखा ही इस तरह जाता है। अंडरस्टैंड? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सर इसे रिजॉल्व किस तरह करेंगे, ये रिजॉल्व नहीं हो सकता क्या? भाई यूजर कोई भी एज डाले, हम या तो 18 का क्राइटेरिया क्राइटेरिया चेक कर लें, या तो हम 14 वाला क्राइटेरिया चेक कर लें। इसमें कोई यूजर की गलती थोड़ी है। एक तो मतलब आपने 2-2 3-3 गार्ड रखे हैं, हर किसी का अलग अलग दिमाग चल रहा है, तो यूजर की क्या गलती है, सबको एक जैसी ट्रेनिंग देनी चाहिए। फिलहाल इस कोड को तो मैं चेंज नहीं करूंगा, एक फाइल यहाँ बनाऊंगा। और इफ एल्स इफ लगाया मैंने, अच्छा यहाँ देखो बस दूसरे वाले इफ से है ना पहले बस एक फायदा है, उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा अगर तो तुम्हारी इंटर में परसेंटेज आ गई 90 से अबव, हम तुम्हें फोन गिफ्ट करेंगे, हो सकता है आईफोन 14 प्रो मैक्स भी हो सकता है। अगर तो तुम्हारी 14 से 40 से अबव परसेंटेज आ गई, यानी तुम पास हो गए, 90 से कम और 40 से अबव, तो बेटा नीचे गाड़ी जो खड़ी हुई है, मम्मा से पूछना है ना कि सर्फ अच्छा रहेगा या शैम्पू अच्छा रहेगा। नीचे गाड़ी जो खड़ी है वहीं कपड़े पड़े हैं साथ में उसके, शाबाश जरा वॉश वगैरह कर देना हर रोज, ठीक है। तो और अगर तुम फेल हो गए तो फिर तो इंशाल्लाह बोर्डिंग स्कूल मतलब चलना ही चलना है। बच्चे ने क्या किया, 89% स्कोर कर ली। सबसे पहली कंडीशन थी अगर तो तुम्हारी 90 से above आ गई, आईफोन 14 प्रो मैक्स। अगर तो 40 से above आ गई,
मतलब 90 से above का अलग क्राइटेरिया, 40 से 90 तक का अलग क्राइटेरिया कि हमने बीच में कोई और स्लैब नहीं लगाया। 40 से 90 तक क्या, अब बेचारे की 18 करेगा साकिब, सोचो, ठीक है। और उसके बाद फेल का क्या क्राइटेरिया है, फिर हम कहाँ जाएंगे बेटा, बोर्डिंग स्कूल। उसकी 89 आ गई, क्या करेगा, गाड़ी साफ करेगा। लेकिन अगर उसकी 90 आ गई तो तब भी गाड़ी साफ करेगा, वो तभी बोर्डिंग स्कूल जाएगा। क्यों, पहला एफ था 90 से अबव, लेकिन दूसरा जो एफ था ना वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो तीसरा वाला एल्स लगेगा ना। एल्स पे क्या कहा था, बोर्डिंग स्कूल। एल्स का मतलब फेल ही होगा ना भाई। अब 40 से अबव और 90 से अबव दोनों सेट किए हैं, तो 40 से कम ही आई होगी फिर यकीनन। 90 से अबव आ गई उसकी, पहला वाला एफ सेटिस्फाइड, लेकिन दूसरा वाला एफ सेटिस्फाई नहीं हो पाया क्योंकि उसकी 40 से अबव नहीं आई थी। आई तो 40 से अबव, लेकिन 90 वाले पे चेक हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अब 40 वाले पे चेक नहीं हो रहा। ये वाला एफ कहाँ भेजेगा, एल्स पर। एल्स क्या बोलेगा, चलो बेटा कहाँ जाना है अब, बोर्डिंग स्कूल। बेचारा 90 से ऊपर आगे भी बोर्डिंग स्कूल जाएगा, इससे अच्छा ये नहीं अब्बा की गाड़ी साफ कर लेता रोज, ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने आता है एक और जुमला। अब्बा ने कहा बेटा सुने, सेंटेंस सुने मेरा, ध्यान से सुने भाई, सेंटेंस सुने। फादर ने कहा कि बेटा इफ यू गेट अबव 90%, ठीक है, so you will be given a new brand phone, okay. If you will get like above 40%, you will be having a pleasure of washing our car with shampoo or detergent, whatever, या surf, whatever you want, ठीक है। और else we'll have to go to a boarding school very soon, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस के अंदर ना उन्होंने सिर्फ इतना ऐड कर दिया कि if you will get above 90%, you will be given a brand new phone, else if, otherwise, else छोड़ दें, otherwise if you will get above 40, otherwise का मतलब क्या होता है, दूसरी सूरत में, यानी else। else if यानी वरना अगर, अगर तुम 90 से above ले आए तो ठीक है, वरना अगर तुम 40 से above ले आए तो हम तुम्हें ये काम करने के देंगे, वरना बोर्डिंग स्कूल। ये जो वरना अगर आया ना, ये else if बन गया। अब क्या होगा, तीनों में से जो भी सेटिस्फाइड होगा ना फिर वही चलेगा बस। अभी देखो कितनी कितनी एज डाली थी हमने, 14 डाली थी ना, तो 14 किससे बड़ी हो रही है, 18 से बड़ी है, 13 से बड़ी है, 13 से बड़ी है, तो इसका मतलब 13 से बड़ी वाली कंडीशन चल जाए। अब उसके बाद वाली क्यों चल रही है ना। अब क्या होगा, सारी चेक होंगी एक साथ। पहले क्या हो रहा था, हर एक कंडीशन चेक हो रही थी, हर एक कंडीशन, पहला एफ, दूसरा एफ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सब में से जो भी चल गया ना वो तो चल गया, सेटिस्फाइड। लेकिन अगर एल्स से पहले वाला इफ नहीं चला तो फिर एल्स एग्जीक्यूट हो रहा था। लेकिन अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने पहले वाले इफ के अलावा सारे इफ के साथ एल्स लगा दिया कि बेटा अब बोलो, ठीक है, सही है ना। अब क्या होगा, अब तो स्टार्ट ही एल्स से हो रहा है, तो उसके अंदर कंडीशन लगा दी मैंने इफ की, और कह दिया भाई इस तरह चलेगा ये। बताया अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो। हाँ कंडीशन, बिल्कुल हर इफ से पहले एल्स, सिर्फ पहले वाले इफ के अलावा बाकी सारे इफ से पहले एल्स लग जाएगा, ठीक है। वो अभी आपको बना के दिखाते हैं ना। फॉर एग्जांपल अक्सर में ऐसा होता है कि हम यूजुअली ना शर्ट, मैं ऑनलाइन स्टोर से शर्ट ऑर्डर कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें भी एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमारे सामने आती है एक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये आती है कि मैंने कहा वर इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, यूजर से इनपुट ले रहे हैं, हमने उनको कुछ कलर्स दे दिए हैं, ये बैकवर्ड स्लैश एन जो लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये क्या करता है अभी आगे देखिएगा, मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, आगे देखिएगा। एक मिनट, एंटर वाला काम कर रहा है, ये देख रहे हो, बी आर वाला काम कर रहा है। प्रॉम्प्ट के अंदर बी आर काम नहीं करता, क्यों, क्योंकि प्रॉम्प्ट प्योरली जावास्क्रिप्ट से बना है।
प्रॉम्प्ट ब्राउजर का पार्ट उस तरह से नहीं है जैसे हमारी जावास्क्रिप्ट के साथ, जैसे हम लोग अभी राइट में लिख रहे थे, वो तो बॉडी में ही कोड लिख रहा है ना, तो बॉडी में काम करती है ना HTML CSS, तो यहाँ ये तो जावास्क्रिप्ट का कंपोनेंट है, यहाँ पर HTML उस तरह से काम नहीं करती। ठीक है, रेड ग्रीन और ब्लू तीन ऑप्शन है हमारे शर्ट्स के, हमें ये शर्ट्स बाय करनी है। अगर हम 1 करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी अगर हम ग्रीन लिखेंगे तो क्या होगा, ग्रीन आ जाएगी, अगर हम रेड लिखेंगे तो क्या होगा, ब्लू लिखेंगे तो ब्लू आ जाएगी। बनाते हैं हम, इफ एल्स इफ लगेगा ना, 3 इफ लगेंगे ना इसके अंदर। अगर, यानी एंटर प्रेस कर देना, यानी BR, अगर तो कलर इक्वल हुआ रेड के, किसके इक्वल हुआ, पर इक्वल कंपैरिजन कर रहा हूँ ना, यू हैव सेलेक्टेड, अब रेड को यहाँ पे क्या करते हैं हम, ग्रीन, क्या हो गया, अगर तो ब्लू हो जाए तो ब्लू। यहाँ तक मसला। अच्छा सर, आपने कहा था यहाँ पे एल्स लगेगा, मैंने कहा था ना ताकि प्रॉब्लम ना करे कंडीशन। याद है हमने प्रिंट करके देखा था अलर्ट के अंदर, ऐसे जितने टूल सीखे हैं उनको यूज करते जाओ ना, अच्छी बात है, ताकि प्रैक्टिस में रहेंगे, फिर भूल जाओगे तो बाद में पता नहीं याद आए ना आए। ठीक है, मैंने पता है क्या किया, अब देखो कौन सा कलर आना चाहिए, इनवैलिड, क्या रीजन है, हाँ क्या बात कर रहे हो यार, कंडीशन अपनी जगह गलत है सही है, मुझे जरा देखिए बताइए, देखें भाई जरा देखें कंडीशन, यहाँ कंडीशन में क्या गलती है, मिस्टेक चेक करें, मिस्टेक निकालनी है आप लोगों ने, क्या मिस्टेक है यहाँ पर, क्या, एक मिनट क्या नहीं लगाया, मैंने बताया ना कि अगर हमें मल्टीपल इफ लगाने होते हैं, तो अगर पहला वाला इफ सेटिस्फाई हो गया और बाकी एल्स से पहले वाला इफ सेटिस्फाई नहीं, तो एल्स चल जाएगा ना फिर तो, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, कोई भी एक, सबको देखे और जो भी सेटिस्फाई हो रहा है बस वो चले, उसके अलावा कोई भी एग्जीक्यूट ना हो, तो फिर क्या होगा, पहला वाला जो इफ है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर रेड कलर सेलेक्ट हो गया और ब्लू कलर सेलेक्ट नहीं हुआ, तो क्या होगा, ब्लू की जगह एल्स चल जाएगा ना, और एल्स तो हमें चलाना ही नहीं है, मैंने कहा ना लास्ट एल्स एल्स देखते हैं अपने से पहले वाले इफ को, अगर वो सेटिस्फाई हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो एल्स प्रिंट हो जाएगा। अभी क्या करें, अभी क्यों एल्स आ रहा है, हमने तो ग्रीन सही लिखा है, एक मसला है, अब सही हो रहा है, अब एरर आ रहा है, क्या रीजन, सर क्योंकि जी कैपिटल नहीं है, क्यों भाई, मसला क्या हो रहा है कि सर यूजर से आपने मांगा है जी अपर केस में, आप क्या कर रहे हैं, किस में लिख रहे हैं, लोअर केस में, ठीक है, तो आप यूजर को ऑप्शन दें कि वो अगर लोअर केस में अपर केस में जैसे भी लिखे तो वो हो जाए, तो मैं यहाँ पर एक ऑपरेटर दूंगा, ये लॉजिकल और ऑपरेटर कहलाता है, कंडीशनल ऑपरेटर दो, कौन से दो, एंड और कंडीशनल लॉजिकल ऑपरेटर होता है, लॉजिकल एंड और दो ऑपरेटर हैं, ठीक है,
कलर इक्वल टू, हो गया ना? अब क्या करें साकिब, यूजर तो बड़ा चालाक निकला। हमने जी स्मॉल कर दिया तो यूजर ने क्या किया, जी कैपिटल कर दिया, आर स्मॉल कर दिया, ई कैपिटल कर दिया, ई स्मॉल करके फिर एन कैपिटल कर दिया। यानी उसने तो खेलना शुरू कर दिया हमारे साथ, तो हम भी क्या करते रहेंगे अब? आप ये नहीं कह सकते, आपको यूजर के हिसाब से काम करना है। करना पड़ेगा ना मेरे साथ। क्या? ये क्या होता है? टैग तो नहीं होता जावास्क्रिप्ट में, देखा, समझ गया फौरन। फिर हमने और ऑपरेटर रिकॉर्ड लगा दिया, और इस तरह हमारी सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन को बनाने में निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन ये क्या कहलाता है, और ऑपरेटर। यानी अब क्या होगा, मल्टीपल ऐसे सिनेरियोज होंगे जिसके अंदर आप कंडीशन सही कर पाओगे, क्योंकि उस एक इफ के अंदर रखी हुई सारी कंडीशंस क्या हो गई। मैंने कहा भाई, अगर तो कलर हुआ ग्रीन और स्पेलिंग हुई ये, तो भी यही प्रिंट हो जाएगा, या फिर ये तब भी यही, या फिर ये तब भी, या फिर ये वाली, या फिर आगे वाली, या फिर आगे वाली। यानी और का मतलब होता है या, यानी ये दो और के आसपास की जो मैंने बनाई हुई है ना कंडीशंस, अपर केस और लोअर केस, इनमें से कोई भी अगर यूजर देता है ना कॉम्बिनेशन ग्रीन कलर के लिए, अगर वो सेटिस्फाई करता है तो हम प्रिंट कर देंगे भाई यू हैव सिलेक्टेड ग्रीन कलर। ठीक है, सही है ना? ठीक है ना अली रजा? यहाँ तक मसला, मसला को यहाँ तक। लेकिन इससे बचना कैसे? ऐसा कर सकते हैं हम, मैं एक और बना रहा हूँ कंडीशन। यहाँ से मैं और ऑपरेटर मिटा रहा हूँ, वहां पर और ऑपरेटर रहने दूंगा, फिर तीसरी फाइल बनाकर उसमें मैं सेट करवाऊंगा कैसे करना है। ये और ऑपरेटर यहाँ पर हमने देख लिया। अब यहाँ पर हम नई फाइल क्रिएट कर रहे हैं। क्यों ना हम पूरा का पूरा कंटेंट ही, क्यों ना हम पूरा का पूरा यूजर से लिया हुआ इनपुट ही लोअर केस में कन्वर्ट कर दें, और फिर कंडीशन कहाँ से चेक करें हम यहाँ पर? बस, सिंपल, समझे? अब क्या होगा, यूजर स्मॉल लेटर लिखे कैपिटल लेटर लिखे व्हाटसोएवर, वो किस में कन्वर्ट हो जाए? स्मॉल केस में कन्वर्ट हो जाए। स्मॉल केस चेक किया है ना, रेड येलो ग्रीन, रेड ग्रीन ब्लू और रेड का, ऐसा ही है ना? डॉट, क्या लिखा हुआ है ये? उसने ऑटोमेटिकली स्क्रीन को लिया, स्मॉल केस में कन्वर्ट किया, कंडीशन में चेक किया। कंडीशन में हम चेक ही किससे कर रहे थे, ये स्मॉल लोअर केस के अंदर।
सेटिस्फाई हो गई कंडीशन यहाँ पे मेरी? हो गई ना सेटिस्फाइड? हाँ जी, सिंपल इज दैट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल, कोई परेशानी? आगे बढ़े या रुक जाए? एक और एग्जांपल करते हैं, उसके बाद छुट्टी। एंड ऑपरेटर की एग्जांपल करते हैं। अच्छा, अलियान ने ना मुझसे, यहाँ पे एमएस ऑफिस मुझसे कौन कौन पढ़ रहा है? यहाँ पे एमएस ऑफिस कौन कौन पढ़ रहा है मुझसे? हमजा और अलियान, और कोई नहीं है। यहाँ पे दो लोग हैं जो एमएस ऑफिस में भी आते थे, मतलब वो कोर्स अभी एंड हो गया। तो आपको याद होगा हमने एक्सेल के अंदर कंडीशंस पढ़ी थी। कंडीशंस हमने ग्रेड व्रेड बनाए थे, याद है? पहले कंडीशन हमने डिस्काउंट सेट किया था, फिर हमने कंडीशन हमने ग्रेड शीट वगैरह बनाई थी। इसमें हम क्या करे थे, हमने जस्ट नंबर्स डालने, परसेंटेज, मार्क्स, लाइंस, पेज पास, सब कुछ खुद कैलकुलेट करके दे रहा था। वो पूरी एकदम वीआईपी कंडीशन, पूरी ग्रेड शीट बनी हुई थी, बेहतरीन सी, याद है? ठीक है, आज दोबारा बनाते हैं प्रोग्रामिंग की मदद से। ठीक है, अब तुम चेक करना ये वाली कितनी मजेदार है। इफ एल्स हमें आ गए, इफ एल्स इफ हमें आ गए, सब कुछ आता है हमें। हमें क्या करना है, यूजर से सिर्फ परसेंटेज लेनी है, और परसेंटेज को क्या करना है, ग्रेड के अंदर सेट करना है। बार फ्रॉम एंटर परसेंटेज, और बस शुरू हो जाए। अगर तो अगर परसेंटेज ग्रेटर है किससे, ग्रेटर या इक्वल्स टू है किससे, 80। भाई मासूम गरीब बच्चा भाई, 40 45 वाला क्या करेंगे, फेल हो जाएगा वो तो। अगर तो 40 या उससे बड़ी है ना परसेंटेज, ठीक है, और यानी एंड परसेंटेज लेस देन है किससे, 50 से। 40 से 40 या 40 से बड़ी और 50 से छोटी अगर है, कौन सा ग्रेड है ये, डी ग्रेड। हमने एक रेंज सेट कर दी, यानी 40 या उससे बड़ा होना और 50 से छोटा होना, यानी इनके दरमियान अगर नंबर आएगा तो क्या ग्रेड बनेगा, डी ग्रेड बनेगा। कहाँ एंड है? ये एंड का साइन, हाँ, जैसे वो और का साइन 2 मरतबा आ रहा था, वो जो बार्स थे, ऐसे यहाँ पे एंड का साइन भी 2 मरतबा लिखा हुआ आएगा। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, और ग्रेड क्या बन जाएगा, सी ग्रेड। अच्छा जी, हमने इसको कहा 60 से 70 के दरमियान। 70 या उससे बड़ी, 80 से छोटी।
सिंपल। किसी को नहीं समझ में आई तो बताएं, किस किस को नहीं समझ में आई। सिंपल, हमने क्या किया, हमने कंडीशन सेट कर दी। अच्छा, अभी ना अगर 40 से छोटी हुई, यानी यहाँ पे देखें 50 से छोटा क्या होता है, 50 से छोटा 20 भी तो होता है। माइनस की वैल्यू भी हो सकती है, इसका मतलब है कि वो फिर डी ग्रेड में आ जाएगी। नहीं, मैंने कहा 40 से 40 या उससे बड़ी हो और 50 से छोटी हो, यानी उसे 40 से बड़ा भी होना चाहिए और 50 से छोटा भी होना चाहिए, तब जाकर वो डी ग्रेड में सेट होगा। तभी तो मैंने आपसे कहा कि मैंने यहाँ पे रेंज सेट कर दी है एक। क्या, अब हमने कहा ना भाई 40 या उससे बड़े और 50 या 50 से छोटे सारे डी हैं, इससे लेकर और 100 तक, हम 40 से लेकर 100 तक की सारी रेंज ले गए। इसका मतलब है इसके अलावा जो भी आएगा वो क्या होगा, फेल होगा। सिंपल, ये हो जाए, जाहिर सी बात है। वहां कोई एबीसी लिखेगा तब भी ये फेल ही देगा। सही, सही है ना, यहाँ तक मसला कोई। हमने इतने कॉन्फिडेंस से बना तो लिए, अभी तक कोड एग्जीक्यूट भी नहीं किया है। I mean, 35 फेल देगा, 65 बी ग्रेड। ग्रेड सही बने ना, कोई एरर, कोई परेशानी साकिब, कुछ पूछना है तो पूछ लो। आर यू श्योर, पक्का, 50।